आज हम लोग टॉपिक 10 देखेंगे और यह इसमें गुप्त उत्तर काल देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में सभी देखेंगे आप लोग। टोटल दोस्तों क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन। तो थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने की? तो वह पुष्यभूति वर्धन द्वारा किया गया था, जो कि यह जो है थानेश्वर में किया गया था। यहाँ पर सूची है और इसमें राज्य है और राजधानी है। ये दोस्तों मिलान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ए में है वर्धन वंश, जो कि यह जो है वर्धन, इसका जो राजधानी था थानेश्वर था। वर्धन का राजधानी कहाँ था? तो दोस्तों थानेश्वर था। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद मौखरी। तो मौखरी की राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो कन्नौज था। मौखरी की राजधानी कन्नौज था। और वो काटक, जो कि इसका राजधानी कहाँ था? पुरिका। वो काटक जो इनका राजधानी था शासक है, और इनकी जो राजधानी था पुरिका था। और मैत्रेक, जो कि इनका राजधानी कहाँ था? बल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। और मैत्रेक का राजधानी कहाँ था? बल्लभी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। आगे है प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर राजवंश है, यहाँ पर संस्थापक है। आइए दोस्तों इसको भी मिला लेते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पहला है 1 का 4 है। तो वर्धन जो कि है जो है पुष्यभूति। तो वर्धन राजवंश है और जो कि संस्थापक है पुष्यभूति। तो वर्धन राजवंश के जो संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है। मौखरी राजवंश के जो संस्थापक है दोस्तों, यह जो है भटाकक है। और मौखरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? भटाक थे। और उसके बाद सी में है वोकाटक। तो यह जो है बिंद शक्ति। वोकाटक वंश के संस्थापक कौन है? बिंद शक्ति। और मैत्रेक वंश के जो संस्थापक है दोस्तों, ईशान वर्मा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। मैत्रेक वंश के जो कि संस्थापक कौन है? ईशान वर्मा। और आइए दोस्तों एक बार और रिवीजन कर देते हैं। वर्धन, इसका जो है संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। मौखरी वंश के संस्थापक भटाक। और वकाटक वंश के जो संस्थापक है बिंद शक्ति। और मैत्रेक वंश के संस्थापक कौन है? ईशान वर्मा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है, कदम राज की स्थापना म्यूर शर्मन ने की थी। बिल्कुल दोस्तों, कदम वंश की स्थापना किसने किया था? तो म्यूर शर्मन ने की थी। और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैजयंती या बनवासी। बैजयंती या बनवासी में म्यूर शर्मन ने अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा यह हर्षवर्धन है। और दोस्तों संस्कृत का क्या था? महान विद्वान और लेखक था हर्षवर्धन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। 7 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कौन आया था? तो हेनसांग आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। चालुक्य राज्य पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो। हाँ सही है दोस्तों, नरसिंह वर्मा द्वितीय ने चालुक्य राज्य पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मा द्वितीय ने, सॉरी दोस्तों, नरसिंह वर्मा प्रथम ने, यहाँ पर प्रथम है, नरसिंह वर्मा प्रथम ने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन।
तो बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि था दोस्तों? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट। 11वां प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो मध्य हुए थे जो संघर्ष, उसका जानकारी कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन ए ये होल अभिलेख में जानकारी मिलता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था वह ये होल अभिलेख में मिलता है। प्रतापशील हून हरिण केसरी, प्रतापशील या हून हरि केसरी महाधिराज का नामक उपाधि ये जो है किसकी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। याद रखिएगा दोस्तों, प्रभाकर वर्धन ने प्रतापशील और हून हरिण केसरी और महाराजा धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन द्वारा धारण किया गया था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरण की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो सम्राट हर्ष ने अर्थात हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया था दोस्तों? दिल्ली ले गया था। अगला प्रश्न सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। तो सकलोत्तरनाथ के जो किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में गहराई से पूछ देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अगला प्रश्न हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है और हेनसांग ने ही कहा था शिलादित्य हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो गुप्त वंश के जब ह्रास हुआ था उसके पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन किया था उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक शशांक। और यह बंगाल का शासक था शशांक और जो ये थी हर्ष का क्या था? तो समकालीन था शशांक। 18वां प्रश्न पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर पराजित किया था। किसको? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। कौन सा नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। और चालुक्य शासक जो था यह पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, ये भी याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कन्नौज। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? कन्नौज है। और हर्ष के शासनकाल में याद रखिएगा कन्नौज। अगला प्रश्न है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। तो हर्ष की जीवनी किनके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था हर्ष की जीवनी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजन करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग में। तो हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजन करता था? तो यह जो है प्रयाग में करता था अपना धार्मिक सभा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो कि थानेश्वर यह जो है हरियाणा प्रदेश में अवस्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री, तो हर्षवर्धन की बहन कौन है? राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मन। तो मौखरी नरेश कौन था? ग्रहवर्मन। और जो कि हर्ष की बहन कौन थी? राजश्री। और इनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ किया गया था राजश्री का विवाह। 24वां प्रश्न पर आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौर नरेश शशांक द्वारा किया गया था। तो राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? तो यह शशांक द्वारा कर दिया गया था, जो कि हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय था। हर्षवर्धन 606
ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किया था, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? जो कि वर्धन वंश की राजधानी था थानेश्वर से कहाँ ले गया दोस्तों? कनौज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। तो पहले थानेश्वर था और कनौज ले गया था किसने? तो हर्षवर्धन ने ले गया था। आइए 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कनौज, उत्तर प्रदेश। हेनसांग की भारत में यात्रा समय सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े का उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मथुरा दोस्तों। सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था हेनसांग जब भारत यात्रा किया था उस समय मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थानेश्वर का निवासी था। बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। तो नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों 31वां प्रश्न पर। 31वां क्वेश्चन होगा, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। बिल्कुल दोस्तों किया, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनौज में और प्रयाग में। तो एक कनौज में किया था, एक प्रयाग में किया था। किसने? तो हर्षवर्धन ने किया था 2 महान धार्मिक सम्मेलन, एक कनौज में किया था दोस्तों और एक प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न, नागानंद रत्नवाली प्रियदर्शी का नाटककार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो नागानंद रत्नवाली और प्रियदर्शी का नाटक जो किसके थे? तो हर्षवर्धन का दोस्तों, याद रखिए। नागानंद रत्नवाली और प्रियदर्शी का सभी नाटक किसका है? तो हर्षवर्धन का है। 33वां प्रश्न पर आते हैं। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? गुजरों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरों को कौन सा शासक पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था गुजरों को। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीयू की रचना किए थे हेनसांग, इसलिए दोस्त इससे याद किया जाता है हेनसांग को आज भी भारत में। आइए दोस्तों आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओतापी या बादामी। तो हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था दोस्तों? ये ओतापी या बादामी सेम ही है, ओतापी बादामी, याद रखिएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था दोस्तों? यह तो ओतापी का या बादामी का था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, बिल्कुल, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम था, इसका राइट आंसर ऑप्शन है ध्रुवसेन द्वितीय। तो बल्लभी नरेश का क्या नाम था? ध्रुवसेन द्वितीय था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो 641 में किसने चीन के राजा ताइतुंग्स के पास एक राजदूत भेजा था? वह है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। याद रखिएगा, चीन के पास भेजा था हर्षवर्धन ने। आइए दोस्तों 38वां प्रश्न पर, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइतुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मौर्य प्रांत पहुंचा और अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, तो वांग ह्वेन त्से। क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन एग्जाम में आ सकता है। आते हैं दोस्तों 39वां प्रश्न पर, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि
एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसांग। तो वर्तमान शाक्यमुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसको? हेनसांग को कहा जाता है, जो कि यह चीनी यात्री था। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष। हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह 14 वर्ष तक रहा था हेनसांग। अगला प्रश्न दोस्तों 41वां प्रश्न पर आते हैं। 41वां प्रश्न होगा, हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कन्नौज। तो हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ जो थे वो हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन करवाए थे 643 ईस्वी में? वह कन्नौज में करवाया गया था। अगला प्रश्न, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। तो कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगम को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगम को रोका किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों रोका था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों का आय दान स्वरूप दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। तो डी में क्या है? हर्षवर्धन। तो निम्नलिखित किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए थे? वह जो है हर्षवर्धन द्वारा दिया गया था। 100 ग्रामों आय का दान स्वरूप में हर्षवर्धन। 45 नंबर है, यहाँ राज्य है राजधानी है, ये दोस्तों मिला लेते हैं। तो इस प्रकार 45वां प्रश्न इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला है, जो कि 1 का 4 है। तो हर्षचरित या कदामनी यह जो है दोस्तों बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित या कदामनी या हर्षचरित या कदामनी दोस्तों यह जो है यह किसका राजधानी था? बाणभट्ट का। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हर्षचरित या कदामनी ये जो है बाणभट्ट द्वारा देखिए दोस्तों आप सभी को बता दें, ये जो राजधानी यहाँ पर गलत मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर राजधानी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है लेखक है हर्षचरित कदामनी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। जो हम बोल रहे हैं यही सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजधानी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर राजधानी नहीं होगा। हर्षचरित कदामनी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। नीति शतक या श्रृंगार शतक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। नीति शतक या श्रृंगार शतक या भर्तृहरि द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर भक्ति शतक भी है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, ये सभी भर्तृहरि द्वारा लिखा गया था। और डी में है प्रियदर्शिका और रत्नवाली और नागा नैन। तो डी में क्या है इसका दोस्तों? 1 नंबर है। तो प्रियदर्शिका और रत्नवाली और नागा नैन यह जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। प्रियदर्शिका और रत्नवाली और नागा नैन। इस प्रकार इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था, आप सभी को जो बताए हम सही बताए हैं। ये दोस्तों 46वां प्रश्न पर। तो 46वां प्रश्न यहीं पे है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है? हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो आइए दोस्तों फिर से आते हैं, मैसेज आ गया था तो डिस्टर्ब हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं है? तो इसका आंसर बी, कालिदास जो कि हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है। बाणभट्ट है, भर्तृहरि है और म्यूर है, सभी दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी जो भी दरबार से संबंधित है। कालिदास दरबार से संबंधित नहीं है हर्षवर्धन के। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हर्षवर्धन किसी नवीन शासक प्रणाली के जन्म नहीं दिया। यहाँ पर कथन है और कारण है, हर्ष ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बिल्कुल सही है। और हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रकार इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कौन सी सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। तो अवंती अवंती जो कि हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। अवंती जो कि हर्षवर्धन का क्या था? तो प्रधानमंत्री था अवंती। और सिंहनाद जो कि यह महासेनापति था। सिंहनाद कौन था दोस्तों? तो महासेनापति को क्या कहते थे? तो सिंहनाद कहते थे महासेनापति को। कुंतल जो कि यह जो है सेनापति अशोक सेना का था। सेनापति था लेकिन अशोक सेना था कुंतल। इस प्रकार सभी सही है। 49वां प्रश्न है किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49वां प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हेनसांग। तो हेनसांग कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, हेनसांग का कथन है। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र होगा या तुला यंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। तो खेत की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था। 51वां प्रश्न पे आते हैं। 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल की स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्राकृतिक स्वरूप को परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विनय पत्र। तो वाक्यांश है हर्षवर्धन के जो यहाँ पर हुंडी की प्राकृतिक स्वरूप को परिभाषित करता है तो विनय पत्र। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जलाशय की भूमि। तो एरीपति का अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि। याद रखिएगा दक्षिण भारत के संदर्भ में क्वेश्चन था। हर्ष के काल में भूराजस्व का सीमा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में क्या है 1/6 से 1/10। तो हर्ष के काल में भूराजस्व का जो सीमा थी क्या था? 1/6 से 1/10 हर्ष के काल में यानी हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न मौखरी शशांक की राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनौज। तो दोस्तों मौखरी शशांक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कनौज थी। 55वां प्रश्न सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयूकी नामक ये जो यात्रा विवरण है किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। सीयूकी नामक विवरण ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन इतना ही था। 55 क्वेश्चन था दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हो गया इस टॉपिक से। तो इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों जरूर लेके आएंगे। ये जो है 10 नंबर टॉपिक था, इसके बाद अगला टॉपिक 11 नंबर टॉपिक कल लेके आएंगे दोस्तों। जरूर देखिएगा दोस्तों, डेली एक वीडियो देखिएगा दोस्तों। इस तरह आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों तो लूसेंट समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।